नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के अंतिम और महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी के बारे में उसका परिचय लेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है, यानी उनका अंतिम नाटक है और बहुत ही प्रसिद्ध और एक तरह के उनके श्रेष्ठतम नाटकों में से है। प्रसाद के श्रेष्ठतम नाटकों में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसा हम जानते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जो नाटक हैं उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। वैसे प्रसाद के सभी नाटक प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामिनी उनका अंतिम नाटक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और बीए और एमए के पाठ्यक्रम में ध्रुव स्वामिनी नाटक छात्रों के लिए और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए पढ़ने के लिए लगा हुआ है। तो आज हम इस नाटक को देखते हैं, इस नाटक के बारे में परिचय लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक, जैसा मैंने बताया, प्रसाद की अंतिम श्रेष्ठ नाट्य कृति है और इसका प्रकाशन जो है, प्रथम प्रकाशन 1933 ईस्वी में होता है। ठीक, यह नाटक जो है एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी इसमें जो घटना है वह इतिहास प्रसिद्ध घटना है, लेकिन इसमें इतिहास के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण है, इतिहास और कल्पना दोनों का। वैसे सभी रचनाओं में हम मैक्सिमम देखते हैं, या फिर अधिकांश रचनाएं जो ऐतिहासिक होती हैं, जो लेखक होता है उसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण भी करता है। तो यह नाटक ऐतिहासिक होने के साथ साथ इसमें कल्पना का भी मिश्रण है। ठीक, इतिहास की प्राचीनता में एक तरह से वर्तमान की समस्या को प्रस्तुत किया गया है, यानी ऐतिहासिक घटना के आधार पर वर्तमान की जो समस्या है उसको प्रस्तुत किया गया है। और समस्या क्या उठाई गई है? संबंध विच्छेद या पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है। ठीक है, यानी कि अगर जीवन साथी या जो भी आपका पति है या जो भी जीवन साथी है, अगर वो अयोग्य है, अगर वह आपकी या फिर उससे प्रेम संबंध नहीं है या अयोग्य है, वह आपकी रक्षा नहीं कर सकता, या किसी भी तरह से अगर जो है संबंध सही नहीं है, तो क्या वह संबंध विच्छेद हो सकता है। और उसके बाद पुनर्विवाह की जो चीज़ है, तो संबंध विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को लेकर के यह नाटक एक तरह से लिखा गया है। और इसमें ऐतिहासिकता क्या है? तो इसका जो कथानक है वो गुप्त काल पर आधारित है। सम्राट समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त और रामगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी जो चंद्रगुप्त की प्रेयसी है, रामगुप्त की पत्नी है, उनके जीवन के इर्द गिर्द की घटना को लेकर के यह नाटक रचा गया है। तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त का अपने आप में एक नवीन नाट्य प्रयोग है। क्यों? क्योंकि इसका विषय वस्तु देखिए, चंद्रगुप्त नाटक पर हम देख रहे हैं किसका दृष्टिकोण? हम डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह ने चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में क्या अपने विचार रखे हैं उसको हम देखेंगे, और साथ ही साथ इस नाटक से जुड़े जितने भी तथ्यात्मक बातें हैं वह भी आपको बताई जाएगी। तो डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी उनका यानी प्रसाद जी का एक नवीन नाट्य प्रयोग है। इसकी विषय वस्तु इतिहास आश्रित है, पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इसकी नाट्य संरचना उनके पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न है, क्योंकि दृष्टिकोण नया है। ठीक है, यह एक प्रकार की समस्या नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक समस्या नाटक है, प्रॉब्लम प्ले जो इंग्लिश में कहलाता है। समस्या नाटक, यानी इसमें कोई न किसी समस्या को उठाया गया है। ठीक, यह एक प्रकार का समस्या नाटक है, ठीक ठाक पाश्चात्य ढंग का समस्या नाटक नहीं, यानी कि जो अंग्रेजी साहित्य या पाश्चात्य साहित्य में हम प्रॉब्लम प्ले देखते हैं, बिल्कुल उस तरह का नहीं है, लेकिन यह भी एक तरह का प्रॉब्लम प्ले या समस्या नाटक ही है। ठीक, पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी हैं। प्रसाद जी के पूर्ववर्ती नाटक, यानी इससे पहले लिखे हुए नाटक स्वच्छंदतावादी हैं। वहीं ध्रुव स्वामिनी आधा रोमांटिक है तो आधा यथार्थवादी, यानी इसमें रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद के भी तत्व हैं, लेकिन यह यथार्थवादी नाटक भी है। ठीक, इससे नाटक की रसवत्ता और यथार्थता में अभिवृद्धि हुई है, यानी नाटक में यथार्थ का भी मिश्रण है और रोमांटिसिज्म की भी देखने को मिलती है। इस नाटक का जो आधार है वो संस्कृत में जो विशाख दत्त की जो नाटक रचित है देवी चंद्रगुप्त, यानी संस्कृत में एक नाटक है विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त, यह जो है इस नाटक का आधार है। यानी
चंद्रगुप्त के नाम जयशंकर प्रसाद ने जो ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा है उसका आधार क्या है? संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक इसका आधार है। ठीक। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि संस्कृत के देवी चंद्रगुप्तम नाटक, रखाल दास के उपन्यास ध्रुवा और के.एम. मुंशी के ध्रुव स्वामिनी, इन तीनों रचनाओं, ठीक है, इन नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए भी यह नया और मौलिक है। यानी बच्चन सिंह बताते हैं कि इनमें इस पर 3 रचनाओं का प्रभाव है। एक तो संस्कृत के देवी चंद्रगुप्त नाटक का, दूसरा रखाल दास का एक उपन्यास है ध्रुवा, और के.एम. मुंशी ने एक नाटक लिखा ध्रुव स्वामिनी। इन तीनों रचनाओं का इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन इन तीनों रचनाओं से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए भी यह नाटक यानी प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक अपने आप में नया और मौलिक है। इस नाटक में नारी के निर्णय और स्वातंत्र्य को रेखांकित किया गया है। ठीक। इसमें नारी के निर्णय और स्वातंत्र्य को, नारी अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, तो यह मुख्यतः केंद्रित है नारी के अपने निर्णय और स्वातंत्र्य पर ये आधारित नाटक है। इस नाटक की मूल समस्या क्या है? क्योंकि ये समस्या नाटक है तो इसमें किस समस्या को उठाया गया है? इस नाटक की मूल समस्या यह है कि क्या क्लीव का पुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी परिणीता अपना संबंध विच्छेद कर अपने रक्षक, जिससे वह प्यार भी करती है, क्या वह उससे पुनर्विवाह कर सकती है? यानी नाटक में हम देखते हैं कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसका जो पति है रामगुप्त, वह क्लीव है, कायर है, ठीक, कापुरुष है। वह अपनी पत्नी को शत्रु के हाथों यानी शकराज के हाथों, मतलब एक तरह से उसे उपहार में दे देता है अपनी प्राण रक्षा के लिए। ठीक। तो क्या ऐसे पति से, उसकी जो परिणीता स्त्री यानी ध्रुव स्वामिनी है, क्या इस प्रकार ऐसे पति, कायर पति से संबंध विच्छेद करके वह अपने रक्षक, जो कि उसकी रक्षा करता है, जो कि चंद्रगुप्त है, ठीक, जिससे वह प्यार भी करती थी, ठीक, लेकिन किसी कारणवश उसका विवाह उससे नहीं हो पाता है, बड़े भाई से उसका विवाह कर दिया जाता है धोखे से। तो जो चंद्रगुप्त की प्रेयसी रह चुकी है, ठीक, और चंद्रगुप्त उसकी रक्षा भी करता है, और जबकि उसका अपना पति जो है रामगुप्त वह कायर है, वह अपनी स्त्री को दूसरे के हाथों सौंप देता है, क्या ऐसे पति से वह संबंध विच्छेद करके अपने रक्षक, जिससे वह प्यार भी करती है, क्या वह उससे पुनर्विवाह कर सकती है? यही इस नाटक की मूल समस्या है। और प्रसाद ने इसका समाधान अपनी परंपरा में खोजा है, क्योंकि इसमें जो है पुरोहित जो है ना, परंपरा से अब इसका समाधान खोजता है, निकालता है। तो प्रसाद ने इसका समाधान अपनी परंपरा में खोजा है, किंतु पश्चिमी बुद्धिवाद परंपरा को गतानुगतिक कहता है। वह बुद्धिवाद के सहारे एक झटके से सारा निर्णय लेना चाहता है। कहने का मतलब है कि प्रसाद ने इसमें नया दृष्टिकोण रखा है, समस्या का समाधान निकाला है, लेकिन परंपरा से, जबकि पश्चिमी जो बुद्धिवाद है वह हर निर्णय एक झटके में लेता है, जबकि इस नाटक में ऐसा नहीं दिखाया गया है। ठीक। प्रसाद इस समस्या का समाधान अपनी परंपरा में खोजते हैं। प्रसाद अपनी दीर्घकालीन, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद अपनी दीर्घकालीन परंपरा में प्रगतिशील सृजनात्मक तत्वों को खोज निकालते हैं। ऐसी तत्व हमारी परंपरा में बिखरे पड़े हैं। कैसे तत्व? हर समस्या का समाधान हमारी परंपरा में बिखरा पड़ा है। परंपरा बुद्धि और हृदय तत्व के योग से बनती है। यह प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद है। आज के भारतीय समाज की विसंगतियाँ पश्चिमी बुद्धिवाद के अंधा अनुकरण से पैदा हुई हैं। यानी हमें हर समस्या का समाधान अपनी परंपरा में मिल सकता है, हमें पश्चिमी बुद्धिवाद का अंधा अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं है। और भारतीय समाज में जो भी विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं वो पश्चिमी बुद्धिवाद के अंधानुकरण से। ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ बताया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या क्या है। अगर हम सामान्य शब्दों में समझे, ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या यही है कि यदि जो पति है वह कायर हो, कापुरुष हो, अपनी पत्नी की, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ है, यहाँ तक कि उसे शत्रु के हाथों या किसी के भी हाथों उपहार स्वरूप या भेंट कर देता है, उसकी सुरक्षा नहीं करता, उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत सम्मान की रक्षा नहीं करता है, ठीक, तो क्या करे स्त्री? वह क्या उससे संबंध विच्छेद कर सकती है? क्या उसे पुनर्विवाह का अधिकार है? क्या वह उसके साथ पुनर्विवाह कर सकती है जो उसका रक्षक हो, या फिर जिससे वो प्रेम भी करती हो और जो उसके मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा भी करता हो? तो क्या वह एक सही अपने लिए जीवन साथी का चुनाव कर सकती है, पुनर्विवाह कर सकती है, संबंध विच्छेद कर सकती है?
यह इस नाटक की मूल समस्या है और प्रसाद जी इसका समाधान अपनी परंपरा में खोजते हैं। ठीक, तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में यही दिखाया गया है। रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी का विवाह विच्छेद होता है। ठीक, यानी कि वह उससे संबंध तोड़ती है और पुनः चंद्रगुप्त से उसका विवाह होता है और पुरोहित इस बात की सहमति देता है अपनी परंपरा से इसका समाधान खोजते हुए, क्योंकि रामगुप्त कायर है, अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाता है, शत्रु राजा के पास उसको उपहार स्वरूप सौंप देता है। ठीक, तो चंद्रगुप्त उसकी रक्षा करता है और वह चंद्रगुप्त का पुनः वरण करती है। ठीक, इस नाटक की कुछ तथ्यात्मक बातें ये हैं। यह नाटक जो है 3 अंकों में है। ठीक, यह इस नाटक में 3 अंक हैं, यानी ये 3 अंकों का नाटक है और इसके प्रत्येक अंक में सिर्फ एक एक दृश्य है, यानी दृश्य विधान नहीं है, यानी एक ही अंक में कई सारे दृश्य नहीं हैं, बल्कि 3 अंक है और तीनों अंक में केवल एक एक दृश्य है। और इस नाटक में कुल मिला के 4 गीत हैं। ठीक, 3 नाटक हैं, तो पहला नाटक 3 अंक है इस नाटक में। तो पहले अंक में जो दृश्य है वो कहाँ होता है? रामगुप्त के शिविर में। पहले अंक की घटनाएं रामगुप्त के शिविर में होती हैं, दूसरे अंक की घटनाएं सकराज की शिविर में घटित होती हैं और तीसरे अंक की घटनाएं शकदुर्ग के अंतिम भीतरी प्रकोष्ठ में घटित होती हैं। तो ये जो है स्थल है जहाँ पर घटनाएं घटित दिखाई जाती हैं। ठीक, और इसमें के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? इस नाटक में कुछ ऐतिहासिक पात्र भी हैं तो कुछ काल्पनिक पात्र भी रखा गया है। ऐतिहासिक पात्रों में हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज और शिखर स्वामी, यह जो है ऐतिहासिक पात्र है, इतिहास प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त और रामगुप्त समुद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त के बेटे थे, जिसमें चंद्रगुप्त महापराक्रमी वीर पुरुष है, जबकि रामगुप्त एक कायर पुरुष है। सकराज जब उस पर आक्रमण की धमकी देता है तो रामगुप्त अपनी पत्नी को सौंपने को तैयार हो जाता है। वहीं उसका भाई चंद्रगुप्त उसकी पत्नी यानी ध्रुवस्वामिनी अपनी प्रेमिका और रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करता है। स्वयं स्त्री वेश में जाकर सकराज की हत्या करता है और ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करता है। ठीक, शिखर स्वामी रामगुप्त का अमात्य या मंत्री है जो छल पूर्वक उसको राजा बना देता है, जबकि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निर्णय किया था, लेकिन शिखर स्वामी रामगुप्त को राजा भी बना देता है और चंद्रगुप्त की प्रेयसी से भी छल से ध्रुवस्वामिनी का जो है रामगुप्त से विवाह करा दिया रहता है। यानी शिखर स्वामी जो है रामगुप्त का बहुत ही जो है अमात्य है, जो उसके हर कार्य में उसका सहयोग करता है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सकराज की स्त्री के रूप में काल्पनिक पात्र सकराज की प्रेमिका के रूप में कोमा है। ठीक, और मंदाकिनी एक पात्र है जो कि ध्रुवस्वामिनी की सखी है और चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है मंदाकिनी, और मिहिर देव जो कि कोमा का पिता है और सकराज का एक तरह से उसका आचार्य है, लेकिन वह अपने आचार्य की बात नहीं मानता है, वह अपनी प्रेयसी कोमा की बात नहीं मानता है सकराज, और पर स्त्री यानी कि रामगुप्त की पत्नी को किसी भी तरह पाना चाहता है, जिसका परिणाम होता है कि चंद्रगुप्त द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज और शिखर स्वामी। काल्पनिक पात्र हैं कोमा, मंदाकिनी और मिहिर देव। ठीक, मूल कथा आपको पता चल गई। समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त और रामगुप्त। रामगुप्त कायर है, अपनी वह छल से राजा बन गया है, जबकि समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे। ठीक, और शिखर स्वामी की मदद से वह राजा भी बन जाता है और चंद्रगुप्त की प्रेयसी ध्रुवस्वामिनी से विवाह भी कर लेता है, लेकिन वह एक अय्यास, कायर, क्लीव पुरुष है। वह अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाता है। जब शत्रु सेना यानी शत्रु राजा सकराज उस पर आक्रमण की धमकी देता है और उसके सामने यह प्रस्ताव रखता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे, तुम सुरक्षित रहो, तो अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को मुझे सौंप दो, तो वह इस बात के लिए तैयार भी हो जाता है और ध्रुवस्वामिनी को शक शिविर में भेजने की आदेश भी दे देता है। ध्रुवस्वामिनी इसका विरोध भी करती है, लेकिन वह रामगुप्त नहीं मानता है। अंततः चंद्रगुप्त जो कि ध्रुवस्वामिनी से प्रेम भी करता रहता है, वह अपने जो है कुल वधू की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए वह तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं ध्रुवस्वामिनी के साथ जाऊंगा और स्वयं ध्रुवस्वामिनी के वेश में जाता है और
साथ ही अपने सामंतों सहयोगियों को भी लेकर जाता है स्त्री वेश में, और शक दुर्ग में जाकर के वह सकराज की हत्या कर देता है, जो कि ध्रुव स्वामिनी को पाना चाहता रहता है। उस सकराज की हत्या करता है। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी जो है विरोध कर देती है, वह रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती है, वह अपना निर्णय सुना देती है और वह उसके साथ संबंध विच्छेद करने का निर्णय लेती है, जिस पर राज्य के पुरोहित जो है सहमति व्यक्त करते हैं और सर्वसम्मति से चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो है विवाह बंधन में बंधते हैं और रामगुप्त की एक सामंत के द्वारा हत्या कर दी जाती है, क्योंकि रामगुप्त फिर छल से चंद्रगुप्त की हत्या करने का प्रयास करता है और इसको देखते हुए एक सामंत द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यह इस ध्रुव स्वामिनी नाटक की पूरी कथा है। और इस नाटक में आपको बताया गया कि यदि क्लीव का पुरुष जो है, पति जो है क्लीव है, कायर है और शत्रु के हाथों अपनी पत्नी को सौंप रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है उससे विवाह विच्छेद कर सकती है अगर वह उसकी रक्षा करने के काबिल नहीं है तो, और साथ ही वह योग्य पुरुष के साथ पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक है, यह इस नाटक की मूल बात है। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने चंद्रगुप्त नाटक का संक्षिप्त परिचय लिया है। ठीक, बाकी पूरा इस नाटक को आप पढ़िए और इस प्रकार हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।